नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समाप्त हो चुके होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आज आपसे मिलना हो रहा है, तो बताइए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा गया? मैं आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और अब आप द्वितीय सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में जुट गए होंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि जब हमारा ये बीटीसी का जो कोर्स होगा वो समाप्ति की ओर होगा, उसी समय आपको उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। और भगवान ने अगर चाहा और हमारी मेहनत सबकी अच्छी रही तो बहुत जल्दी हम एक सहायक शिक्षक के रूप में ज़रूर नियुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब हम अपना द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। पर डे आपको 1-2 दिन में आपको ये तो मैं पूरा कराने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी शुरुआत से ही मैंने शुरुआत कर दी। अभी बहुत लंबा समय है, तो मैं आपके कम से कम 2 से 3 आपके मॉडल पेपर यहाँ डिस्कस करवा दूंगा सारे के सारे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि जितना आपने प्यार और सम्मान पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, वही प्यार सम्मान इसमें आप बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। आप बिल्कुल अपना जो भी सुझाव है वो कमेंट कीजिए, बताइए हम और क्या क्या नया कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल तो मैं अभी आपके ये संजय का मॉडल पेपर है, ठीक है, 2024 का, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करूँगा, उसके बाद राजन का लेके आऊँगा और भी जो भी जहाँ जहाँ से भी अच्छा मटेरियल आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो मैं यहाँ पर आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आप अपना कोई बात हो तो आप बताइए, सुझाव दीजिए, अच्छा हो तो बताइए कमेंट में लिख के, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब भी आप बताइए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है, वो होता है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, ठीक है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है ना, सेकंड सेमेस्टर का। तो इसमें होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें हम देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा है, एडम्स ने कहा है, या फ्रॉवेल ने कहा है, या सुकरात ने कहा है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कहा है एडम ने। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। क्या नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, या सह शिक्षा, या पत्राचार शिक्षा? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सह शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्री शिक्षा को निम्न में से किसके विकास का साधन मानते हैं? विद्यालय तथा समुदाय के विकास का, व्यक्ति तथा समाज, व्यक्ति तथा विद्यालय, उपरोक्त सभी? तो इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा व्यक्ति तथा समाज, है ना। समाजशास्त्री शिक्षा को व्यक्ति तथा समाज के विकास का साधन मानते हैं। प्रश्न संख्या 4, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सा, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। पांचवा है, शिक्षा प्राप्त तथा प्रदान करने के उद्देश्य, विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 6 वर्गों में? तो सही विकल्प है आपका 2 वर्गों में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, औपचारिक शिक्षा वह है जिसे प्राप्त व प्रदान किया जाता है सचेतन प्रयासों से, अचेतन प्रयासों से, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा वह है जिसे प्रदान किया जाता है सचेतन प्रयासों से। प्रश्न संख्या 7, औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार, समुदाय, विद्यालय, या खेल का मैदान? सही विकल्प है विद्यालय। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या सतत शिक्षा? सही विकल्प है आपका अनौपचारिक शिक्षा। नमा है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, या औपचारिक शिक्षा? सही विकल्प है अनौपचारिक शिक्षा।
10वां है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या प्रत्यक्ष। तो सही विकल्प है आपका औपचारिक शिक्षा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या 11, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है अनायासी, आकस्मिक, अनियोजित या इन सभी से। सही विकल्प है आपका इन सभी से। अनायासी प्राप्त हो जाती है, आकस्मिक भी प्राप्त हो जाती है, अनियोजित भी प्राप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 12, भारत में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक आते हैं? 10 से 16, 6 से 14, 5 से 8, 15 से 18। सही विकल्प है 6 से 14 वर्ष के बालक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। 13वां है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह एक व्यक्ति का सामाजिक विकास करती है। सत्य है असत्य है क्या है? तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। शिक्षा का समाज में अनिवार्य स्थान है, बिल्कुल सत्य है। सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण अधिकांश शैक्षिक परिवर्तन नहीं होता। सत्य है असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, ये असत्य है। मौखिक संस्कृति के वाहक मकान, सड़क, इंजन, मशीनें आदि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन शैक्षिक परिवर्तन को नहीं, तो ये आपका असत्य है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है इसमें उपरोक्त सभी। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, या विषय, पाठ्यक्रम और श्यामपट्ट, या पुस्तकें, बालक और शिक्षक, या बालक, बालिकाएं और शिक्षक। सही विकल्प है आपका शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के 3 बिंदु केंद्र बिंदु हैं। 20वां है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है क्या? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन और कला। तो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं आपके शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दा। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। 22वां प्रश्न है पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। सही विकल्प है आपका शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। अब प्रश्न संख्या 23 1967 में किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, या कोठारी शिक्षा आयोग? कोठारी शिक्षा आयोग। वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्या या समापवर्तन। सही विकल्प है आपका उपनयन। 25वां प्रश्न है समापवर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, या 30 वर्ष की आयु में? तो ये किया जाता था आपका 25 वर्ष की आयु में। समापवर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा पूर्ण कर लेने पर, विद्या आरंभ से पहले, 5 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में। सही विकल्प है आपका शिक्षा पूर्ण कर लेने पर समापवर्तन संस्कार किया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी या नादिया। तो वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आपका क्या? तक्षशिला। वैदिक काल की विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी धर्मशास्त्र की, दर्शन की, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, या पुराणों की? तो व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। मित्रों बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, पसीने से एकदम भीग चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं।
तो आरंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को। 30 प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र। सही विकल्प है आपका नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र। नालंदा किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या बिहार? तो नालंदा स्थित है आपके बिहार में। 32वां प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की संवर्धित सूची में कब रखा गया? 49 में, 50 में, 71 में या 76 में? तो ये रखा गया था आपके संविधान की संवर्धित सूची में 1976 में। 33वां है, भारतीय संविधान में शिक्षा को रखा गया है राज्य सूची में, संघ सूची में, अनुसूची में या संवर्ती में? सही विकल्प है इसमें संवर्ती में। प्रश्न संख्या 34, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है आपकी अनुसूचित और विकलांगों की शिक्षा का विशेष बल दिया गया शिक्षा नीति 1986 में। 35वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन में, 3 वर्ष 3 दिन में, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में या फिर 1 माह 2 दिन में? सही विकल्प है आपका 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। 36वां प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा पर समाज का नियंत्रण था? सही विकल्प है इसमें शिक्षा निःशुल्क होती थी। 37वां क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 में की नीति में, 1986 की नीति में? अ तथा व दोनों में, अ तथा व दोनों में नहीं। सही विकल्प है इसमें दोनों में ही, अ और व दोनों में ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। 39वां प्रश्न है, संविधान की किस धारा में यह घोषणा की गई थी कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, अथवा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? सही विकल्प है आपका धारा मतलब आर्टिकल 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। सही विकल्प है अनुच्छेद 21A। मध्यकाल मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे गुरुकुल, मरकतब और खानगाह विद्यालय। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मकतब और खानगाह। 42 है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसा, दरगाहें और खानगाहें। सही विकल्प है आपके मकतब। 43, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है एवं अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। कथन है किसका है? ये कथन है रूसो का। शिक्षा की सामाजिक उन्नति का साधन है और इसी के द्वारा समाज के सदस्यों में योग्यता की भावना स्थिर तथा सुरक्षित रहती है। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग या यशपाल समिति। सही विकल्प है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 45वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में प्राथमिक शिक्षा को किस रियासत ने अनिवार्य बनाया था? बड़ौदा रियासत, अजमेर, कोच्चि या जयपुर? तो बनाया था अनिवार्य बड़ौदा रियासत ने। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑकलैंड, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स। किसने की थी? ये की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। 47 प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, सर विलियम जोन्स ने, डेविड हेयर ने या बेंटिंग ने? सही विकल्प है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2000 में, 2002 में, 2001 में या 1995 में? तो सही विकल्प है आपका 1995 में। 49वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली ने किस कॉलेज की स्थापना की? संस्कृत कॉलेज की, पूना कॉलेज की, एल्फिंस्टन कॉलेज की, पोर्ट विलियम कॉलेज की? तो लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना की थी पोर्ट विलियम कॉलेज की। प्रश्न संख्या 50, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे हंटर आयोग की सिफारिश के आधार पर।
कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर, सर्जेंट कमेटी की सिफारिश के आधार पर। सही विकल्प है वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर। दोस्तों हम आज 50 प्रश्न तक रखते हैं, ठीक है। अभी हम पेपर तो काफ़ी लंबा समय होने वाला है, जनवरी में होगा, तो तब तक तो मैं ये सिलेबस 2 से 4 बार ख़त्म करा दूंगा आपका। तो प्लीज़ धीमे धीमे पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगा आपको हमारा प्रयास। और मिलते हैं कल ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।